सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज मैं आज आप लोगों के लिए क्लॉज का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया हूं। लास्ट लेक्चर की कुछ एक्सरसाइज की आंसर की भी लाया हूं और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर पे बेस्ड जो क्वेश्चन सीरीज है, जो हमारी एक्सरसाइज सीरीज है, वो भी लेकर के आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक देखते हैं आगे, और जो भी हमारे 9 पार्ट्स थे उनके आगे के पार्ट्स अब हम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में कुछ पार्ट्स हम लोगों ने देखे थे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या सबसे पहले हमें मिलेगा? सबसे पहले हमारी फर्स्ट आंसर की हमें मिल जाएगी, जिसमें फर्स्ट आना है हु, सेकंड का आंसर है हुज, थर्ड का होम, फोर्थ का विच एंड फिफ्थ का दैट हमारा यहाँ पर आंसर है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सेकंड आंसर जो है, आंसर की जो है हमारी सेकंड नंबर का जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके आंसर की है, दिस इज द विलेज वेयर एवरीबडी इज लिटरेट, आई हेल्प हर व्हेन शी रिक्वेस्टेड, दिस इज द रीजन व्हाई आई लाइक हर, Mrs. Usha, whose son is an IAS, is a teacher. Mrs. Usha, whose son is an IAS teacher. ठीक है, This is the door which needs oiling. इस तरीके से हम लोग लास्ट एक्सरसाइज के हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट एक्सरसाइज जो हमने देखी थी उसके आंसर की क्या होगी हमारी। और लास्ट लेक्चर में ही जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपके सामने है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे पॉज करके अपने आंसर जो है उन्हें आप पहले मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको आंसर की मिले तो आप आसानी से उसे मैच कर पाएंगे। द टीचर वॉज डैश, सम स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइस। आपको यहाँ पर सुटेबल कंजक्शन भरने हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हम लोग लास्ट टाइम देख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर 2 वाक्यों को जोड़ना है बिफोर लगा करके, यहाँ पर एज सून एज लगा करके। यहाँ पर आपको 2 वाक्यों को जोड़ना है when with s, रिप्लेस करना है आपको when को s से। यू डिपार्ट वाले को आपको द सूनर लगा करके आपको इसको ज्वाइन करना है दोनों सेंटेंसेस को। आई रीड द क्वेश्चन पेपर, आई हैड ब्रोकन द सील, आफ्टर लगा करके आपको ज्वाइन करना है कि पहले आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे या पहले आप जो क्वेश्चन पेपर जो सील बंद होता है उसकी सील तोड़ेंगे। तो दोनों में से क्या चीज आप पहले करेंगे वो आपको आफ्टर और बिफोर के अकॉर्डिंग दोनों सेंटेंसेस को वहां पर जमाना है। तो गाइज आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब है शर्तिया वाक्य, ऐसे वाक्य जो शर्त वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य बनते हैं। इसमें हम किस किस को देखते हैं? इसमें हमें इफ देखने को मिलता है, अनलेस देखने को मिलता है, वेदर देखने को मिलता है, प्रोवाइडेड दैट देखने को मिलता है, सो लॉन्ग एज आदि से आरंभ करें, यानी कि प्रारंभ में ही जहां सेंटेंस स्टार्ट होता है वहीं पर सामान्यतः इनका प्रयोग कर लिया जाता है। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए कई बार इसका प्रयोग बीच में भी हो जाता है। हमारे कंजक्शंस हैं तो कंजक्शन कई बार वाक्य के प्रारंभ में भी आ जाते हैं, कई बार मध्य में भी आ जाते हैं। मैं कई बार आपको कहता हूं कई ऐसे वाक्य हैं जिनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बात करते हैं कंजक्शन के बारे में तो वहां पर वाक्यों को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन क्लॉज की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस सेंटेंस से पहले क्लॉज है उसी सेंटेंस से पहले वो हमारा कंडीशनल जो वर्ड है वो रहना चाहिए, कंजक्शन रहना चाहिए। ओपन और प्रोबेबल कनेक्शन, खुली या संभावित शर्त जो होती है, इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, उसके बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों वाक्यों को अगर आप आगे पीछे करना चाहें तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस को आगे ले जा सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पीछे ला सकते हैं। लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पीछे की तरफ आएगा तो इफ भी इसके साथ पीछे की तरफ आ जाएगा। जैसे कि इफ यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक, अगर तुम मुस्कुराते हो तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अब इसी को अगर मैं आगे पीछे करना चाहूं, अगर इसकी रीपोजिशनिंग करना चाहूं तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू विल नेवर बी सिक, यहां तक रहा। और अब मैंने क्या कहा था कि दोनों साथ में जाएंगे। इफ यू स्माइल जो है वो कॉमा लग के पीछे की तरफ आ जाएगा, हालांकि कॉमा की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में आपने इफ का यूज कर लिया। इस तरीके से हम इन दोनों सेंटेंसेस की रीपोजिशनिंग कर सकते हैं, दोनों सेंटेंसेस को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इफ यू स्माइल, यदि तुम मुस्कुराते हो, तो यहां पर जो व्यक्ति है कि कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, वो किस आधार पर बीमार नहीं पड़ेगा? ऐसा किस आधार पर कह रहा है? अगर तुम मुस्कुराते हो तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, अगर तुम नहीं मुस्कुराते हो तो बीमार पड़ जाओगे, इसीलिए मुस्कुराते रहना चाहिए। कई स्टूडेंट कह देते हैं मेरे को कि सर आप चैप्टर पढ़ाते हैं, लेक्चर पढ़ाते हैं, उसमें आप बात करते हैं किसी की मृत्यु की, आप बात करते हैं किसी के दुख की, आप बात करते हैं किसी की पीड़ा की, तब भी आप मुस्कुराते रहते हैं। किसी की मृत्यु की बात कर रहे हैं तब तो कम से कम मुस्कुराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो, हर जीवन में
सुख का अपना महत्व है, अगर उसकी अपनी सुंदरता है, तो दुख का भी अपना महत्व है, उसकी भी अपनी सुंदरता है ना। मैंने एक बार अपने ऐसे ही ग्रामर के एक लेक्चर में कहा था कि एक विद्यार्थी जो 10 एक्सरसाइज है, जैसे मैं 5 क्वेश्चन देता हूं एक्सरसाइज के, वो 5 में से 4 सही करता है, एक गलत होने पर निराश हो जाता है, उसकी मुस्कुराहट चली जाती है, अरे यार मेरा एक गलत हो गया। क्या उस पश्चाताप से, क्या उस दुख से कुछ हासिल होने वाला है? नहीं होने वाला। तो ऑलवेज एंजॉय एवरीथिंग, जो भी आपके सामने स्थिति है उसे हमेशा एंजॉय करना चाहिए कि भाई अरे वाह मेरे 4 सही थे, अरे वाह एक गलत भी निकला, मजा आ गया, एक गलत है और कोशिश करेंगे अगली बार, और एक्सरसाइज आएगी उसको और ध्यान से सॉल्व करेंगे, एक भी गलत नहीं होगा। फिर अगली बार एक्सरसाइज सॉल्व की, इस बार 3 गलत हो गए, अरे वाह मैंने तो सोचा था कि इस बार एक भी गलत नहीं होगा, इस बार तो पिछले से भी 2 कदम आगे बढ़ा हूं मैं 3 गलत हो गए, अरे मजे आ गए। मतलब और मेहनत करने की आवश्यकता है और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अपनी गलती को मुस्कुराते हुए भी स्वीकार कर सकते हैं, रोते हुए भी स्वीकार कर सकते हैं। अपनी गलतियों पर काम मुस्कुराते हुए भी कर सकते हैं, रोते हुए भी कर सकते हैं। अपने प्रयासों को रोते हुए भी बढ़ाया जा सकता है, मुस्कुराते हुए भी बढ़ाया जा सकता है। अगर चॉइस हमारे पास है तो मुस्कुराने की चॉइस क्या बुरी है? अच्छी चॉइस है मुस्कुराते हुए सारे काम हो सकते हैं। इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल सेंटेंसेस, इम्प्रोबेबल सेंटेंसेस का मतलब क्या है? जो असंभावित शर्त हो या काल्पनिक शर्त हो, उसके लिए खास करके कौन से काल में? भूतकाल में, है ना। इसको हमने टेंस में अनरियल पास्ट कहा था। क्या कहा था टेंस पढ़ते समय? कि भाई जब अनरियल पास्ट टेंस का सेंटेंस हमारे सामने हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, शर्तिया वाक्य हो, तो उसको कैसे बनाते हैं? तो इफ के साथ आप यूज कीजिए सिंपल पास्ट टेंस का, उसके बाद आने वाले सेंटेंस में वुड लगाएंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे इफ यू स्माइल्ड, अगर तुम मुस्कुराए होते, यू वुड नेवर बी सिक, तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ते। इस तरीके से हम वाक्य को देखते हैं। तो यहां पर इफ आ गया, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस आ गया, उसके बाद जो सेंटेंस आया उसमें वुड आया है और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि बी जो है वो जब मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है तब उसका अर्थ होता है होना। होने के अर्थ में बी का प्रयोग किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। अनफुलफिल्ड या इम्पॉसिबल कंडीशन, अपूर्ण या असंभव शर्त जो होती है, उसके साथ इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा, वुड के साथ हैव का इस्तेमाल होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल वहां पर किया जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर एक वाक्य देख के दूसरा वाक्य पूछ ले या 2 वाक्य देख करके अगर दोनों को जुड़वाने का आपसे काम करे, तो वहां पर आप इन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू हैड स्माइल्ड, हैड स्माइल्ड आ गया यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। यू वुड हैव नेवर बीन सिक, तो यहां पर वुड आया, वुड के साथ हैव आया और यहां पर आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। कंडीशनल क्लॉज जिसमें शुड का इस्तेमाल हो, वर का इस्तेमाल हो और हैड का इस्तेमाल हो, है ना। तो शुड और वर का इस्तेमाल तो हमने सामान्यतः देखा नहीं है। हैड का इस्तेमाल हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। हैड का इस्तेमाल हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हैड का इस्तेमाल करके शर्तिया वाक्य या निर्भर वाक्य जो है उनका निर्माण किया जाता है। कंडीशनल क्लॉज विथ वर या एंड का इस्तेमाल कैसे करना है? तो देखिए नीचे आपको दिया गया, शुड के साथ सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एडवर्बियल्स लगाने हैं और लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो ये आ गया हमारा शुड, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया हमारा एडवर्बियल। यहां पर फिर से अगला जो सेंटेंस बना वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में बन गया। कैसे बना सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस? आप देख सकते हैं, पीपल विल हेल्प यू, शुड यू मेक एन अपील, यदि तुम लोगों से प्रार्थना करते हो, यदि तुम लोगों से अपील करते हो, यदि तुम लोगों से मांग करते हो, पीपल विल हेल्प यू, तो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। शुड का प्रयोग ऐसे एक्शंस के साथ होता है जिनमें घटित होने की संभावना बहुत कम हो, यानी कि जहां पर किसी कार्य के होने की संभावना न्यूनतम होती है, कम होती है सामान्यतः, ऐसे वाक्यों में शुड से हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। वर के साथ सब्जेक्ट लगाना है, एडवर्बियल लगाना है, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर आई रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीब लोगों की मदद करता। तो देख लो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है। वर सबसे पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, रिच आ गया हमारा एडवर्बियल, उसके बाद में आ गया आई, सब्जेक्ट हमारा आ ही गया। वुड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पर ये वुड आ गया और वुड के साथ में हमारी क्या आ गई?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया गया। यानी कि आज का जो लेक्चर है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, सेंटेंस बनाओ, बहुत आसान काम है। तो मुझे गाइज हर एक सेंटेंस पे एक एक एग्जाम्पल चाहिए, हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे एक एग्जाम्पल आपकी तरफ से भी चाहिए कि आप भी मुझे इन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे एक एक एग्जाम्पल बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो हेड से वाक्य शुरू हुआ, फिर सब्जेक्ट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर एडवर्बियल आया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट तो आना ही है, वुड हैव आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखो हैड, ही सब्जेक्ट, स्माइल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां तक की बात हो गई। आगे आ गया ही वुड हैव नेवर बीन सिक। तो यहां पर अब हमने क्या किया, एडवर्बियल का इस्तेमाल इस वाक्य में नहीं हुआ क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि स्माइल जो है वो कैसी वर्ब है, वो एक तरह की इंट्रांसिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, तो उसके बाद में एडवर्बियल की आवश्यकता हमें नहीं है। ही वुड हैव नेवर बीन सिक, तो वह कभी बीमार नहीं पड़ता। तो यहां पर हम वुड हैव की बात कर रहे हैं, जैसा कि यहां बात हुई। उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, बीन आ गया, जिससे कि हम लोग बहुत आसानी से इस वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि अनलेस क्लॉज जो है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अनलेस, उसके बाद अफर्मेटिव वर्ब, यानी कि कोई सकारात्मक क्रिया होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक क्रिया यहां पर होनी चाहिए। सकारात्मक क्रिया हो जाती है, अफर्मेटिव वर्ब आ जाती है, तो उसके बाद में फिर इफ का प्रयोग करके और फिर यहां पर हम नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट बी ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अनलेस के बाद में अफर्मेटिव लगाना और इफ के बाद में नेगेटिव लगाने का प्रयोग यहां पर किया जाना चाहिए। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट ऑब्टेन बेस्ट मार्क्स। अगर हमने अनलेस के साथ अफर्मेटिव वर्ब लगाई है तो इफ होगा तो हम उसके साथ नेगेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो यहां पर ये दो रूल एक साथ है जिनकी हमने कंपैरिजन किया, जिसकी तुलना हम लोग कर रहे हैं कि अनलेस के साथ लगा रहे हो तो सकारात्मक वाक्य लगाओ, इफ के साथ लगा रहे हो तो नकारात्मक वाक्य लगाओ। दोनों का मीनिंग जो है वो सेम रहता है, दोनों का मीनिंग जो है पैरेलल है या सिमिलर है, ठीक है गाइस। तो इस वाक्य में इफ क्लॉज में अगर मैं लिखूंगा तो वाक्य मेरा नकारात्मक होगा, अनलेस क्लॉज के साथ अगर मैं लिखूंगा तो वाक्य मेरा सकारात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहां पर गाइस बात कर रहे हैं इन केस का। अगर हम इस्तेमाल करते हैं वाक्य के प्रारंभ में किसका इस्तेमाल करते हैं, इन केस, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब कैन बी फॉलोड एज अ स्टेटमेंट और कमांड, या फिर उसके बाद जो आने वाली वर्ब है उसे हम लोग एक स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हैं या कमांड, आज्ञा सूचक वाक्य की तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जरा आप यहां पर देखिए कि शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, वह हमेशा कैंडल्स रखती है अपने घर में, अपने पास। कैंडल्स का मतलब मोमबत्ती रखती है। इन केस देयर इज पावर फेलियर, अगर पावर फेलियर हो जाए तो। अब पावर फेलियर हो जाए तो किसको बता रहा है, स्टेटमेंट को बता रहा है। शी ऑलवेज कीप्स केप्ट मोबाइल, वह हमेशा अपने पास एक मोबाइल फोन रखती है। इन केस, किसी परिस्थितिवश। ही रैंग एनी टाइम, हो सकता है वह किसी समय पर फोन कर देता। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या देखा कि पहला वाक्य जो है वो प्रेजेंट में बन रहा है, दूसरा वाक्य जो है वो पास्ट टेंस में बन रहा है। दोनों ही जगह हमें स्टेटमेंट देखने को मिले हैं, दोनों ही जगह स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। इन केस जो क्लॉज है उसमें मेन क्लॉज के एक्शन का, बात का रीजन, कारण देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तीनों चारों पॉइंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बहुत सारे बच्चे क्या है, लॉन्ग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, लेकिन कई बार मैसेज करते हैं कि सर हमारे कोर्स में ये नहीं है, हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें। आप में से भी कई विद्यार्थी होंगे ना जिनके कोर्स में ये नहीं है, लेकिन आप बैठ के पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कंडीशनल वाक्य बनाना होता है, मान लीजिए आप 12th के हैं, टाइगर किंग का आप एक लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं 2nd चैप्टर का, और उसके अंदर आप कोई शर्तिया या कोई कंडीशनल वाक्य बनाना चाहते हैं, कहां से बनाओगे? ग्रामर की जरूरत तो पड़ेगी वहां पे भी। तो ग्रामर को ग्रामर की तरह मत देखा करो, ग्रामर को ऐसे देखो कि हम राइटिंग जो स्किल्स हमारी डेवलप कर रहे हैं उसके लिए बेस का काम कर रहा है हमारा ग्रामर। ग्रामर क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, जिससे हम अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मेन क्लॉज जो होता है उसके एक्शन यानी बात का कारण देना होता है कि किसी भी कार्य को मैं क्यों करता हूं। तो जो
कार्य किया जा रहा है वो मेन क्लॉज होगा और जो कारण होगा वो एक तरीके से सब क्लॉज की तरह बिहेव करेगा। इन केस के बाद प्रेजेंट टेंस हो तो इसका अर्थ होता है बिकॉज दिस में हैपन। अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो तो शायद ऐसा घटित हो सकता है। इन केस के बाद अगर पास्ट टेंस हो तो बिकम दिस माइट हैपन, कि ऐसा हो सकता था, है ना। ये है के अर्थ में आ जाता है और ये था के अर्थ में आ जाता है। लेकिन जो है के अर्थ में है वो बहुत ही नॉमिनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो सकता था जो है उसकी प्रबल संभावना थी, है ना। तो यहां पर संभावना की जो डिग्री है उसका अंतर आ जाता है। पास्ट टेंस में संभावना अधिक होती है, प्रेजेंट टेंस में संभावना सामान्य होती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इन केस क्लॉज को इफ क्लॉज से नहीं बदलें क्योंकि दोनों अलग अलग सेंस के लिए यूज होता है। तो जैसे इससे पहले वाले में हमने देखा कि हम इफ का यूज भी कर सकते थे वहां पे, वैसे ही जैसे अनलेस के साथ में हमने इफ का यूज भी करके देख लिया कि अगर अनलेस की जगह इफ का इस्तेमाल करेंगे तो वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर आप इफ क्लॉज का इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि दोनों का भाव, दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग भावों को दिखाता है। हरी विल कम इन केस सीमा वांट्स, हरी आएगा इन केस अगर सीमा चाहती है तो, हरी विल कम इफ सीमा वांट्स। अब इन दोनों ही वाक्यों में क्या है, पहले वाक्य में हरी जरूर आएगा, सीमा चाह भी सकती है कि हरी आए और नहीं भी चाह सकती है। लेकिन दूसरे वाक्य का अर्थ है हरी तभी आएगा जब सीमा चाहेगी। तो देखिए अगर मैं इन दोनों भावों में देखूं तो इन केस का भाव कुछ ऐसा है और इफ का भाव कुछ ऐसा है। हिंदी में आप इसका अर्थ पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा आसानी से समझ पाएंगे। मैं चाहूंगा कि भले 30 सेकंड यहां रुक जाइए आप लोग और इसको पढ़ के फिर इसको पढ़िए, इसको पढ़ के फिर इसको पढ़िए, इन दोनों को ऐसे पढ़िए, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। तब आपको दोनों का वास्तविक अर्थ हिंदी में कैसे भिन्नता आएगी दोनों के अर्थों में वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोवाइडेड दैट ऑन कंडीशनल दैट सो लॉन्ग एज क्लॉज। तो इस तरीके के जो आते हैं स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन को व्यक्त करते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया है किसी चीज को सीमित करने का या किसी चीज को बाध्य करने का। यह मुख्य रूप से परमिशन के लिए यूज होता है। इसका इस्तेमाल मूलतः परमिशन के लिए यानी कि आज्ञा के लिए ज्यादा किया जाता है। चिल्ड्रन कैन प्ले हेयर प्रोवाइडेड दे ब्रेक नो प्लांट्स। तो बच्चे जो है यहाँ खेल सकते हैं लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक रोक लगा दी इसने, प्रोवाइडेड ने आती। क्या रोक लगा दी? दे ब्रेक नो प्लांट्स। अगर वो कोई प्लांट्स नहीं तोड़ते हैं तो बच्चे यहां खेल सकते हैं। ऑन कंडीशनल दैट या फिर सो लॉन्ग एज भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दैट दे ब्रेक नो प्लांट एज लॉन्ग सो लॉन्ग एज दे ब्रेक नो प्लांट्स। इस तरीके से तीनों जगह पर इनका प्रयोग हो सकता है। एक इंपेरेटिव सेंटेंस में कपल्ड विथ एन असर्टिव सेंटेंस, इसमें प्रथम उपवाक्य जो है वो इंपेरेटिव होता है, दूसरा उपवाक्य एंड के साथ असर्टिव यानी कि सकारात्मक भाव में होता है या सामान्य वाक्य की तरह होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है ये विशेष भाव को दर्शाने वाले वाक्य होते हैं जिसके अंदर ऑर्डर आ गया, कमांड आ गया, रिक्वेस्ट आ गया, सजेशन आ गया, एडवाइस आ गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो विशेष भाव को व्यक्त करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का यहां मतलब है सामान्य वाक्य, सामान्य सकारात्मक। मैं लिख रहा हूं वैसे कई बार असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक ही होते हैं, वैसे सामान्यतः सामान्य सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, सामान्य सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। गिव अस टूल्स, हमें टूल्स दो, एंड वी विल फिनिश द वर्क, और हम कार्य समाप्त कर देंगे। अब गिव अस टूल्स क्या है? ये एक तरीके का ऑर्डर है या आप इसे सजेशन भी कह सकते हैं या आप इसे एडवाइस भी कह सकते हैं कि हमें, लेकिन ये एक सामान्य वाक्य नहीं है, ये एक विशेष भाव को व्यक्त करने वाला वाक्य है और हम इस कार्य को समाप्त कर देंगे। इवन इफ और इवन दो, इन दोनों का जो अभिप्राय है वह बिल्कुल एक समान होता है। इवन इफ और इवन दो में कोई अंतर नहीं होता। यू मस्ट कम ऑन इंडिपेंडेंस डे, तुम्हें इंडिपेंडेंस डे के दिन आना ही है। इवन इफ यू आर अनहेल्दी, भले ही तुम अस्वस्थ हो। अब इवन इफ की जगह अगर मैं यहां इवन दो भी लगा लेता हूं, क्या लगा लेता हूं? इवन दो का यूज भी कर लेता हूं तो भी मेरा वाक्य गलत नहीं होगा, तब भी मेरा सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है विदर के साथ और का प्रयोग करना या इफ के साथ और का प्रयोग करेंगे तो भी यह समान अर्थ को ही दर्शाएगा।
वेदर ऑफ या इफ, वेदर और या इफ और जो है दोनों एक ही भाव को दर्शाते हैं। जहां पर मैं शर्तिया वाक्य पे बात करूंगा लेकिन विकल्प के साथ बात करूंगा। कंडीशनल सेंटेंस तो है, एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य पर तो रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन निर्भरता के साथ साथ उस निर्भरता में विकल्प भी देखने को मिलेगा। यू मस्ट कम ऑन इंडिपेंडेंस डे वेदर यू आर हेल्दी और नॉट। तुम्हें इंडिपेंडेंस डे पर आना ही है, चाहे तुम स्वस्थ हो चाहे नहीं। अब अगर मैं यहां पर एक और बात लिख दूं कि इफ यू आर हेल्दी और नॉट, तो भी मेरे भाव में या मेरे अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। तुम्हें यह कार्य करना ही होगा, चाहे तुम करना चाहो चाहे तुम नहीं करना चाहो। आई मेरी बात समझ में? तो जब इस तरीके से वाक्य बनाया जाता है तब हम वेदर और या इफ और का प्रयोग कर लेते हैं। अब तक हमने बात की शर्तिया वाक्यों की, जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, कि कैसे कंडीशनल सेंटेंस काम करते हैं, कैसे शर्तिया वाक्य कार्य करते हैं, उसमें प्रोवाइडेड किस तरह का भाव देता है, इफ किस तरह का भाव देता है, अनलेस किस तरह का भाव देता है। हिंदी के भाव याद रखना, जब भी लॉन्ग आंसर लिखोगे, जब भी लॉन्ग राइटिंग्स करोगे, उसमें वो काम आएगा। ठीक है गाइस, तो अर्थ याद रखना। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स, ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के स्थान को दर्शाते हैं, ऐसे उपवाक्यों की हम बात कर रहे हैं। इनमें वेयर का इस्तेमाल होता है, जहां, वेयर एवर जहां कहीं भी, वेयर सो एवर का मतलब भी जहां कहीं भी, एवरीवेयर मतलब सभी स्थानों पर, वेंस मतलब किस स्थान पर, विदर एट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आरंभ होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। तो वाक्य के प्रारंभ में हम वेयर, वेयर एवर, वेयर सो एवर, एवरीवेयर, वेंस, विदर का यूज करते हैं। वेयर का मतलब होता है कहां से या जहां से। प्लेस के अर्थ में या पोजीशन बताने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। वेयर, दिस इज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। याद रखना, ये एक कहावत भी है कि जहां राह होती है वहां चाह, जहां चाह होती है वहां राह होती है, जहां चाह होती है वहां राह होती है ना। ऐसा कहते हैं ना कि कुछ करना चाहते हो तो रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं, कुछ करना नहीं चाहते तो रास्ते नहीं निकलते। कई लोग अपने जीवन में कंप्लेंट ही करते रह जाते हैं, है ना। उनकी क्योंकि चाह जो है वो कंप्लेंट करने की है, तो उनको राह भी कंप्लेंट करने की मिलती रहती है। सर ऐसा हो गया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। तो छोड़ो इन सबको। आप जो काम करना चाहते हो, अगर सच में करना चाहोगे, उसके लिए प्रयत्नशील रहोगे, तो जितना प्रयत्नशील रहोगे उतने आपको आगे से आगे रास्ते मिलते चले जाएंगे। यही ये वाक्य कहना चाहता है। जहां राह, देयर इज अ विल, जहां चाह होती है, देयर इज अ वे, वहां राह होती है। ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। इस तरह के वाक्य एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाते हैं। फिर है वेयर एवर, जहां कहीं भी, इन ऑल प्लेसेस बताने के लिए कि जहां कहीं भी। वेयर एवर आई गो ही गोज, जहां कहीं भी मैं जाता हूं वह मेरे साथ जाता है। मेरा दोस्त होगा कि जहां कहीं मैं जाता हूं वहां साथ जाता है। कहां जा रहा है भाई? मैं मरने जा रहा हूं घर छोड़ के। वह ठीक है, तू अकेला अकेला मरेगा, तेरे को भी बुरा लगेगा, मैं भी साथ चलता हूं, मैं भी मरूंगा तेरे साथ। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं कुछ। कहां जा रहा है? स्टूडियो जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने। मैं भी चलता हूँ। तू क्या करेगा? मैं कुछ नहीं, बैठ जाऊंगा, तेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए देख लूंगा। भाई बड़ा वेला तू अपनी लाइफ में, कुछ काम धंधा कर ले, है। तो इस तरीके के भी कई होते हैं। मैं मानता हूँ ऐसे दोस्त होने चाहिए। कहाँ जा रहा है? मरने जा रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। अकेला मरेगा, बुरा और लगेगा तेरे को, दोनों भाई साथ साथ मरेंगे। तो तू क्यों मरना चाहता है? बोले देख मेरे पास कोई विशेष कारण नहीं है मरने का, लेकिन ठीक है तू मर रहा है तो मैं भी मर के देख ही लेता हूँ कैसा लगता है मरना। उसके बाद है वेयर सो एवर, जहां कहीं भी, किसी भी स्थान पर बताने के लिए। टू वॉट एवर प्लेस को बताने के लिए, यानी जहां कहीं पर भी की बात की जाए तो वॉट एवर का इस्तेमाल कर लिया जाता है, वेयर एवर का इस्तेमाल यहाँ पर, वेयर सो एवर का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का सेंस लगभग लगभग एक जैसा होता है। वेयर एवर जहां कहीं भी, और वेयर सो एवर का मतलब भी जहां कहीं भी है। वेयर सो एवर वी लुक, जहां कहीं भी हम देखते हैं, वी सॉ प्लेस ब्लैक एंड्स, जहां कहीं भी हम देखते हैं तो हमें काले रंग की चींटियां दिखाई देती हैं। और चींटियां भी कैसे? अ होल आर्मी ऑफ देम, उनका पूरी की पूरी एक उनकी आर्मी दिखाई देती है। कई बार किसी स्थान पर आप बैठे होते हैं ना, तो वहां पे चींटियां होती है, और चींटियां होती है तो चींटी कभी इक्की दुक्की नहीं होती, वो पूरी अपनी आर्मी, अपने पूरे झुंड के साथ चलती है।
एवरीवेयर का मतलब होता है सभी जगह पर, टू एवरी प्लेस बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हरी कैरीज द मोबाइल एवरीवेयर ही गोज। हरी जो है, अब इसमें तो नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, वन कर लो इसको, तो वन कैरीज द मोबाइल एवरीवेयर ही गोज। तो एक कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है अपना फोन अपने साथ में ही लेकर के जाता है। तो यहां पर ही गोज जो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बन रहा है। व्हेन जो है वो कहां से या जहां से को बताता है, फ्रॉम वेयर को बताता है। वेंस है ये, है ना, ये वर्ड जो है ये वेंस है। ओके, तो वेंस शब्द किसको दर्शाएगा? वेंस शब्द बताएगा कि जहां कहीं भी को बताएगा। आई आस्क्ड हर वेंस शी कम, कि मैंने उससे पूछा वह कहां से आ रही है। तो यानी कि किसी भी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट जो है उस स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम प्लेस मानते हैं तो उस स्टार्टिंग प्लेस को जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई उसको पूछने के लिए हम वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। संस्कृत में इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, संस्कृत में बहुत आसान होता है। उसमें भी हैं सप्त ककारों में से स्थान के लिए जो ककार आता है उसके रूप चलते हैं तो पता चल जाता है कि कहाँ से आ रहा है। आई आस्क्ड हर व्हेन शी कम, मैंने उससे पूछा वह कहाँ से आ रही है। शी रिटर्न्ड व्हेन शी कम, और वह वहीं लौट गई जहां से वह आई थी। तो इस तरीके से बताने के लिए हम वेंस का यूज यहां पर करते हैं। विदर का मतलब होता है कहां, किधर, जहां, जिधर के अर्थ में। ओल्ड अंग्रेजी में व्हाट प्लेस या विच प्लेस के लिए कवि के द्वारा हंसी मजाक करने के लिए या समाचार पत्रों में या पॉलिटिकल लैंग्वेज आदि में इसका यूज होता था विदर का। सामान्यतः हम देखते हैं विदर पे कभी क्वेश्चन नहीं बनता। आप अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं, आप ग्रामेटिकल इंग्लिश लिखना चाहते हैं जहां पर आप एक एडिशनल एफर्ट लगा रहे हैं, थोड़ा अच्छा और बेहतर कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो वहां विदर का यूज कर सकते हैं। द विंड ब्लोथ विदर इट लिस्टेड, तो यहां पर हम लोग जिधर कहां किधर भी या जहां जिधर भी के अर्थ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हवा जो है उसको आप कहीं से भी किधर से भी सुन सकते हो, जहां से भी जिधर से भी वो बहती है। तो आज का होमवर्क गाइस ये है कि मुझे एक एग्जाम्पल चाहिए हर रूल पर। कहां चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है गाइस। हर रूल पर एक एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि सर ये रूल है, इस रूल का ये एग्जाम्पल है। इस तरीके से गाइस आपको ये काम करना है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी था आज का लेक्चर, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। लास्ट वाला मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे था, कोशिश की थी उसको इजी करने के लिए, लेकिन आज का तो जो लेक्चर था वो सच में बहुत इजी था। एक बार कोई लेक्चर देख भी लेगा ना तो कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर या प्लेस वाले जो कंजक्शन है उनमें कभी कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है गाइस। सो आई होप लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। Thank you very much. I'll see you soon in my next lecture. Till that, take care of yourself. Bye bye. I'll see you soon.